सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। वीकली मॉक टेस्ट होता है, हर वीक मैं इसका डिस्कशन आपके इसी यूट्यूब चैनल पे करता हूं। तो चैनल पे अगर नए आए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट की जब जब बात आती है तो ये चैनल इंग्लिश में बहुत आगे है, आप जानते ही हैं। तो वह टॉपर्स वोकैब इस पे पढ़ाई जाती है। इसके अलावा सिलेक्शन सीरीज इस पे चल रही है, बेसिक्स की बहुत शानदार वीडियो इस पे है। यानी कि सब कुछ एक एग्जाम के लिए जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको एक ही प्लेस पे मिलता रहता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीकली मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। बाकी ये जो मॉक टेस्ट है जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वीकली फ्री मॉक टेस्ट होता है। अक्सर आप पूछते भी हैं कि सर कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं, कैसे लगाएं। तो द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वीक में सैटरडे दोपहर 12 बजे से लेके मंडे दोपहर 12 बजे तक ये लाइव रहता है। तो अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी भी कुछ टाइम बचा होगा। अगर आप इमीडिएटली देख रहे हैं तो ठीक है, अपलोड होने के बाद में तो अभी भी टाइम बचा होगा, आप जाके मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी के मॉक इनके रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना आपको आता है उस जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर क्योंकि एनालिसिस भी आपको मिलता ही है इंग्लिश का, तो फिर आपको इससे भी फ़ायदा होगा कि भैया आपको ये एक चीज़ बड़े अच्छे से सीखने को समझने को मिलती है कि जो मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही थी वो गलतियां आगे आपकी ना हो। तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है और आंसर करेंगे जो बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो मेरे साथ आंसर करेंगे, है ना। और ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पा रहे थे, कितनों में लॉजिक आपका सही था या गलत था। और लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट होगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके मार्क्स इस मॉक टेस्ट में टोटल अगर दिया है आपने तो टोटल कितने थे, और इंग्लिश सेक्शन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो इंग्लिश में कितने थे। ठीक है। ही इज नॉट ओनली ए ग्रेट सिंगर बट ऑल्सो डांसेस वेरी वेल एंड एवरीवन एडमायर्स हिज टैलेंट। जैसे देखेंगे ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद में अ ग्रेट सिंगर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। और इसको किससे जोड़ रखा है अपन ने, नॉट ओनली से, मतलब इसके आगे नॉट ओनली आ रखा है, फिर बट ऑल्सो आ रखा है। हमें पता होता है कि हमारे पास में 3 को रिलेटिव कंजंक्शन आपके पेयर होते हैं जो कि मेजर हैं 3। सबसे पहले नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ में सबसे मेजर जो हमारा पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब भी हम कोई कोरिलेटिव कंजंक्शन लगाते हैं तो हमें उनके दोनों ही साइड सेम रैंक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। यानी कि अगर हमने इधर एडजेक्टिव लिखा है तो इधर भी एडजेक्टिव आएगा, इधर कॉम्प्लीमेंट है, इधर कॉम्प्लीमेंट है। अगर इधर हमने कोई वर्ब लिखी है, एक्शन वर्ब, तो इधर भी एक्शन वर्ब आनी चाहिए। अगर इधर एडवर्ब है तो इधर भी एडवर्ब आना चाहिए। यानी कि सेम रैंक स्ट्रक्चर आना चाहिए। 2 सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट, मतलब अगर सब्जेक्ट को जोड़ना है तो दोनों तरफ सब्जेक्ट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो दोनों तरफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें एक एडिशनल बात जो आपको और ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आती है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि नॉट ओनली के बाद में आ रखा है अ ग्रेट सिंगर, यानी कि ये तो अपने आप में क्या है, इज वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन बट ऑल्सो के साथ में आ रखी है एक वर्ब। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं, या तो यहाँ पे भी एक एक्शन वर्ब लगाओ, लेकिन ग्रेट सिंगर के लिए एक्शन वर्ब तो लगाएंगे क्या? दूसरा, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, गड़बड़ यहाँ पे है। अगर यहाँ पे है तो डांसेस वेरी वेल की जगह पे हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अ ग्रेट डांसर। भाई जो अच्छा डांस करता है वो ग्रेट डांसर कहलाएगा। तो आप आसानी से कह दोगे कि सर बट ऑल्सो के साथ में अ ग्रेट डांसर लिखेंगे। बी पार्ट में आपका एरर है, एंड आगे कंजंक्शन है, एवरीवन सब्जेक्ट है, नई क्लॉज का, एडमायर्स आपकी वर्ब है और हिज टैलेंट उसका ऑब्जेक्ट है। तो बी पार्ट में एरर है। तो इस तरीके से आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, हर एक्सप्लेनेशन डिड नॉट डैश सो द टीचर आस्क्ड मोर क्वेश्चंस। अब जैसे ही आप देखेंगे, सबसे पहले ये हर एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए आपको और एक फ्रेजल वर्ब के रूप में आई है। अब आप देखेंगे एड आउट, एड ऑन, एड इन, एड अप। अगर इन फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं, एड आउट जैसी कोई भी फ्रेजल वर्ब आपकी नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, एक है आपका एड ऑन। एड ऑन करने का मतलब है किसी चीज में कुछ जोड़ना। ऐड इन करने का मतलब है किसी को शामिल कर लेना। और एडअप करने का मतलब होता है किसी चीज का सेंस बनना, लॉजिकल बनना। ठीक है। तो आप कहोगे कि उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो लॉजिकल नहीं लग रहा था टीचर को, इसीलिए टीचर ने उससे और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। सो आप आसानी से कह दोगे एडअप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार ऐड से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं,
एक बार इनको जरूर देख लेना। जैसे एडअप है आपकी, एडअप का मतलब होता है टू मेक सेंस या सीम रीजनेबल, यानी कि रीजनेबल लगना या सेंस बनना, यानी कि कोई चीज का समझ में आना। जैसे एग्जांपल देख लेना, हिज स्टोरी डजंट एड अप। इसके अलावा एक आपकी एड अप से ही बनती है एड अप टू। एड अप टू का मतलब होता है कोई अमाउंट बेसिकली बनना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10,000 रुपये का खर्चा हुआ, यहाँ 10,000 का हुआ, वहाँ 5,000 का हुआ, वहाँ टोटल द इट एड्स अप टू 35,000। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि द बिल्स एड अप टू 5,000, यानी कि एड अप टू का मतलब क्या है कि कोई चीज ऐड हो के कहाँ तक पहुंच रही है, अप टू का सेंस यहाँ पे देता है ये। ठीक है, इसके अलावा एड ऑन अभी बताया था मैंने, किसी एक्स्ट्रा चीज को इंक्लूड करना, टू इंक्लूड समथिंग एक्स्ट्रा, सो दे एडेड ऑन एक्स्ट्रा चार्जेस। ऐसे ही एड इन का मतलब होता है किसी को शामिल करना, यानी कि इंक्लूड करना। एक होता है एड टू, और एड टू का मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग, किसी चीज को इंक्रीज करना, है ना, इंक्रीज करना। और एक होता है एड ऑन टू, इसका मतलब होता है टू अटैच समथिंग एक्स्ट्रा, किसी एक्स्ट्रा चीज को सिर्फ अटैच कर देना। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपके होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगला देखेंगे, द मैनेजर वॉज अक्यूज्ड एंड लेटर अब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड। देखो वैसे अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, द मैनेजर सब्जेक्ट, वॉज आपकी वर्ब है, अक्यूज्ड के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है आपकी कौन सी, ऑफ। तो एक तो यहाँ पे फ्रॉम है, दिस इज एलिमिनेटेड। यहाँ पे भी आप कहोगे सर आगे कोई है नहीं, पीछे फ्रॉम है, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो अब्सॉल्व है, एब्सॉल्व समबडी ऑफ समथिंग, अब्सॉल्व के साथ भी ऑफ आता है, अक्यूज्ड के साथ भी ऑफ आता है। तो कायदे से अगर देखें तो ऐसा भी लग सकता है आपको कि भाई ये ऑफ और ये ऑफ दोनों जगह पे कॉमन है और आपका नो इंप्रूवमेंट सही हो सकता है। सो इट इज पॉसिबल। लेकिन मेरे भाई अब्सॉल्व एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में ऑफ आने के साथ साथ में, मतलब अब्सॉल्व के साथ में, अब्सॉल्व करने का मतलब है किसी को किसी चीज से मुक्त कर देना, यानी कि किसी को किसी मतलब जो क्राइम वगैरह है उसके आरोप से हटा देना, मुक्त कर देना। सो एब्सॉल्व के साथ ऑफ भी आ जाता है और अब्सॉल्व के साथ फ्रॉम भी आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो अक्यूज्ड के साथ में क्या लगा रखा है, ऑफ, अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग। लेकिन अब्सॉल्व के साथ क्या लगा रखा है, फ्रॉम लगा रखा है। तो ये भी आप कहोगे कि करेक्ट हो सकता है। अब आप कहोगे कि सी और डी में से एक हमें चूज करना है, कौन सा बनना चाहिए। वैसे जो बेस्ट ऑप्शन बनता है ना वो यही बनता है कि द मैनेजर वॉज अक्यूज्ड ऑफ, और फिर मैं यहाँ पे एंड ना लिख के मुझे लिखना चाहिए बट, क्योंकि देखो एक तरफ अक्यूज करने की बात है और एक तरफ एब्सॉल्व करने की बात है। तो एंड ना लिख के मुझे क्या लिखना चाहिए, बट लेटर, यानी कि बाद में, एब्सॉल्व्ड ऑफ। तो दोनों जगह पे, क्योंकि ऑफ अलग अलग तरीके से आ रखा है, तो दोनों जगह पे हमें लिखना चाहिए कायदे से और ऑफ लिखना चाहिए। और यहाँ पे बीच में एंड नहीं बट लिखना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं है। तो अगर अक्यूज के लिए अलग से ऑफ मुझे लिखना है तो यहाँ पे अलग से है, और एब्सॉल्व के लिए यहाँ पे अलग से फ्रॉम लिख रखा है, तो फ्रॉम भी आ सकता था यहाँ पे, ऑफ भी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। वैसे यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि एंड ना लगा के हम बट लिख दे तो सेंटेंस और भी ज्यादा सेंसिबल और लॉजिकल लगता। ठीक है, बाकी कुछ प्रेपोजिशंस आपको एक बार फिक्स्ड बता देता हूँ जो खास करके लॉ रिलेटेड टर्म्स हैं, उनमें कौन सी आती है। भाई ये जो अक्यूज्ड हो गया, कन्विक्टेड हो गया, एक्विटेड हो गया, एब्सॉल्व्ड हो गया, सस्पेक्टेड हो गया या गिल्टी हो गया, इन सब के साथ में ऑफ का यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे चार्ज्ड हो गया, चार्ज्ड विथ, प्रोवाइडेड विथ, फर्निश्ड विथ, इंटरेस्टेड विथ, सप्लाइड विथ और प्रेजेंटेड विथ, ये जनरली लॉ में भी आ सकती हैं और बिना लॉ के भी आ सकती हैं ये टर्म्स। ठीक है, प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग या प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, ऐसे ही फर्निश समबडी विथ समथिंग या फर्निश समथिंग टू समबडी। इंटरेस्टेड का मतलब भी होता है इंटरेस्ट समबडी विथ समथिंग या फिर इंटरेस्ट समथिंग टू समबडी। ठीक है, ऐसे ही सप्लाइड के साथ, प्रेजेंट के साथ। फॉर के साथ याद रखेंगे अरेस्ट समबडी फॉर समथिंग, प्रोसिक्यूट समबडी फॉर समथिंग, फाइन समबडी फॉर समथिंग, पनिश समबडी फॉर समथिंग, डिटेन समबडी फॉर समथिंग। ऐसे ही भाई सेंटेंस के साथ में टू आता है, कमिटेड के साथ टू आता है, सब्जेक्टेड के साथ टू आता है और लाइबल के साथ टू आता है, ध्यान देंगे। सो ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यानी कि उसको जेल भेज दिया गया। ठीक है, आगे ऑन आता है आपका रिलीज समबडी ऑन समथिंग, यानी कि कोई बेल वगैरह पे रिलीज करना। फ्री एडमिट करना, यानी कि बेल या पैरोल करना बेसिकली, इस सेंस में सामान्यतः क्या आता है, ऑन। जैसे ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, तो बेल या पैरोल के लिए ऑन आता है। ठीक है, अगेंस्ट बेसिकली टेस्टिफाई यानी गवाही देना, टेस्टिफाई अगेंस्ट समबडी, अपील अगेंस्ट समबडी, रूल अगेंस्ट समबडी और डिसाइड अगेंस्ट समबडी। इसके अलावा अंडर, ट्राई समबडी, ट्राई का मतलब क्या होता है,
किसी को अंडर ट्रायल होता है ना, सो ट्राई समबडी अंडर, मतलब अंडर ट्रायल होना बेसिकली। जैसे यहाँ देखेंगे ही वॉज ट्राइड अंडर आईपीसी सेक्शन ए, किसी भी सेक्शन के अंदर उसका ट्रायल चलना, ठीक है। चार्ज्ड अंडर, किसको किस आरोप के अंदर चार्ज किया गया है। प्रोसिक्यूट अंडर, पनिश्ड अंडर, और यहाँ पे सामान्यतः अंडर कब लगाएंगे कि किस लॉ के तहत इनको चार्ज किया गया है, ट्राई किया गया है, प्रोसिक्यूट किया गया है या पनिश किया गया है। इन्वॉल्व इन, इम्प्लीकेटेड इन और एंगेज्ड इन आता है, और फ्रॉम आता है जनरली एग्जेम्प्टेड, प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रेंड, और इसके अलावा फ्रॉम आपका कई बार एब्जॉल्व के साथ में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आपको पता होने चाहिए। आगे देखेंगे, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखो अब आपके कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, कि अगर कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड या फ्रेज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो उस सेंटेंस में पहले हम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लगाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, यानी कि इन्वर्जन इसको बोलते हैं, खास करके पार्शियल इन्वर्जन, अगर कभी भी नेगेटिव वर्ड आ जाता है। रेयरली एक नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हैज हमें पहले लिखना चाहिए और ना कि बाद में, तो आप कहोगे ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हार्डली भी एक नेगेटिव शब्द है, तो हेड का प्रयोग हमें यहाँ पे करना चाहिए। ध्यान देंगे, हार्डली का पेयर वैन होता है, ठीक है। नो सूनर का पेयर देन होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और इसके बाद में आप पाओगे कि यहाँ पे देन आ रखा है, एकदम करेक्ट है। जनरली ध्यान देंगे, हार्डली हो, स्कार्सली हो, नो सूनर हो, ये जो मेन क्लॉज, मतलब ये जो पहली वाली क्लॉज होती है इसमें मेन क्लॉज, इसमें जनरली पास्ट का परफेक्ट टेंस आता है, और इस वाली क्लॉज में जनरली पास्ट का इंडेफिनिट। हालांकि कुछ केसेस में पास्ट का इंडेफिनिट यहाँ पे भी चल जाता है। स्कार्सली भी नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले आपका डिड आना चाहिए था, और उसके बाद में फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। तो ये कुछ आपके तरीके होते हैं जिनसे सही होता है, तो आप कहोगे सिर्फ एक ही सेंटेंस सही है, वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेंगे भैया अगला क्वेश्चन आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ये मैकेबर होता है, जो बेसिकली MACA होता है इसमें, ठीक है। एबुलियंट, EBULLIENT, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। इम्पास, डेडलॉक जिसको बोल देते हैं, इसमें ई लास्ट में आता है। और डिसीट में बेसिकली DECEIT आता है, ठीक है। डिसीट, DECEIT, डिसीट का मतलब होता है किसी को दिया गया धोखा। आगे, द ऑथर्स काम पर्सनैलिटी सोन थ्रू द इंडेक्स, shown through the index, she read aloud to the audience, filling the room with laughter and warmth। अगर किसी की जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को लाफ्टर और वार्मथ से भर रही है, तो वो काम पर्सनैलिटी नहीं होती है, ठीक है। काम पर्सनैलिटी लोगों को थोड़ा सा सीरियस कर देती है। वो कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए? क्या सीरियस होनी चाहिए? आप कहोगे नहीं। क्या स्टोइक होनी चाहिए? आप कहोगे नहीं। एबुलेंट कह सकते हैं, जो मतलब एनर्जेटिक हो, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेता हो, जोशीला टाइप का हो, जोवियल कह सकते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सर्प्ट का मतलब है किसी बुक से या कहीं से लिया गया कोई पेज जो होता है, किसी का कुछ भाग, अंश जो होता है, ठीक है। आगे, द फैटर सिंबलाइज्ड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हर सिचुएशन। वैसे जनरली फैटर को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। फैटर, फैटर का मतलब ये होता है जंजीरें, ठीक है। जो सैकल्स होता है ना वो, तो इसका क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। तो सिनोनिम क्या है? मैनेकल्स हो जाएगा। इसको भी प्लूरल फॉर्म में जनरली यूज करते हैं। वर्ब होगी तो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अनसैकल, अनसैकल तो एंटोनिम में आ जाएगा। फेरल जनरली रिलेटेड होता है जंगली, ठीक है, जंगली टाइप का, कोई जो अनसिविलाइज्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। स्लिदर भी आपका वर्ब होता है, जो धीरे धीरे मूव करने के सेंस में आता है। एक बार देख लेंगे एक बार। तो मैंने कल बेसिकली यहाँ वर्ब का मीनिंग दे रखा है, टू चेन और रिस्ट्रेन समवन यूजुअली बाई हैंडकफ्स। तो हैंडकफ्स होना, सैकल्स होना, ठीक है। तो जैसे फैटर्स है, हैंडकफ्स है, सैकल्स है, सब एक ही सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो सैकल, चेन, रेस्ट्रेन, बाइंड, ये सब आपका। अनसैकल करना यानी कि छोड़ देना, खोल देना किसी को, है ना, हथकड़ियाँ हटा देना। फेरल का मतलब होता है जो वाइल्ड हो, अनटेम्ड हो, सेवेज हो, अनसिविलाइज्ड हो, यानी कि थोड़ा जंगली किस्म का हो, असभ्य किस्म का हो। स्लिदर का मतलब आप जानते हैं धीरे धीरे मूव करना, टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली लाइक अ स्नेक, ठीक है। तो ग्लाइड करना, स्लाइड करना, क्रीप करना, क्रॉल करना, ठीक है। यही आपका हो जाता है, यही आपका हो जाता है स्लिदर। आगे देखेंगे अगला आपका एस्क्राइब। एस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी कुछ इंप्यूट करना, ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट करना, ठीक है। किसी के जब एट्रीब्यूट जोड़ देते हैं, किसी क्वालिटी को या किसी चीज को किसी से जोड़ना। अब इसका क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। तो डिसएवो, डिसएवो मतलब त्याग देना किसी चीज को, यहाँ जोड़ देना, यहाँ पे त्याग देना, मना कर देना, हटा देना। इंप्यूट तो सिनोनिम हो जाता है। कॉनमैन होता है ठग, और कोर होता है यानी कि जो सेंट्रल चीज होती है। एक बार देख लेना सारे वर्ड्स। डिसएवो करने का मतलब है टू डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ, मतलब फॉर और रिजेक्ट समथिंग। डिनाई करना, डिस्क्लेम करना, रिप्यूडिएट करना, डिसओन करना भी होता है, रिजेक्ट करना भी होता है, ठीक है। रिप्यूडिएट तो है ही,
ठीक है। सो रेपुडिएट, डिसएवोड और डिस्क्लेम, डिनाई, ठीक है, रिजेक्ट तो अस्वीकार कर देना। इम्प्यूट करने का वही मतलब होता है टू एट्रीब्यूट करना, असाइन करना, ठीक है। सो एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, असाइन, ब्लेम, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। कॉनमैन ठग होते हैं तो स्विंडलर इनको बोल देते हैं, फ्रॉडस्टर बोल देते हैं, ट्रिकस्टर बोल देते हैं, स्कैमर बोल देते हैं। और कोर यानी कि सेंट्रल, एसेंस, हर्ट और न्यूक्लियस, ये आपके बन जाएंगे सिनोनिम। आगे देखेंगे, आफ्टर स्लीपलेस नाइट्स ही वाज इन अ डैश मूड। देखो अगर रात को सोता नहीं आदमी तो कैसे मूड में होगा। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव तो नहीं बनेगा, पेजोरेटिव तो डिस्पैरेजिंग होता है, ये तो नहीं बनेगा। कॉन्ट्रिशन, दुख भरा। एक एक क्रैंकी, क्रैंकी थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा होता है, ग्रम्पी, क्रैंकी, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। डेलिकेट मतलब नाजुक, ये नहीं बनेगा। तो आप पाओगे कॉन्ट्रिशन का मतलब होता है किसी चीज का जो रिग्रेट हो रहा होता है ना वो, ठीक है। तो आप कहोगे क्रैंकी करेक्ट आंसर होगा। एक बार देख लेना, पेजोरेटिव एक्सप्रेसिंग कॉन्टेम्प्ट और डिसअप्रूवल, जो अपमानजनक हो, तिरस्कारपूर्ण हो, डेरोगेटरी कह सकते हैं, डिस्पैरेजिंग कह सकते हैं, इंसल्टिंग कह सकते हैं, बिलिटलिंग कह सकते हैं। कॉन्ट्रिशन का मतलब रिमोर्स, रेपेंटेंस, पेनिटेंस, रिग्रेट, ये हो जाएगा। जैसे एक पेजोरेटिव है ना, एक इसी से मिलता जुलता सा वर्ड होता है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब है जो आपका अधिकार होता है ना, जिसपे आपका है राइट, राइट है, विद इन योर राइट। क्रैंकी का मतलब इरिटेबल, ग्रोंची, टेस्टी, मूडी, ये सब बन जाएंगे। डेलिकेट तो आप जानते हैं, फ्रेजाइल, फाइन, टेंडर, सेंसिटिव, ये सब। आगे, सम एंड सब्सटेंस एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का एसेंस। सो समथिंग दैट इज फेक, फुलफिल नहीं, हैपन नहीं, एसेंस कह सकते हैं, बेसिक एलिमेंट कह सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर। एक बार पढ़ के खुद से भी आंसर करने का प्रयास किया करें, वीडियो पॉज कर लिया करें बीच में बेशक। देखो, द मैनेजर रेफ्यूज्ड टू कंसिडर। द मैनेजर सब्जेक्ट है, रेफ्यूज्ड आपकी वर्ब है, टू कंसिडर उसका इन्फिनेटिव है। ध्यान देंगे, रिफ्यूज का मतलब है कोई चीज लेने देने से या कुछ काम करने से मना कर देना। जनरली इसके साथ में इन्फिनेटिव आता है बिकॉज इट इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। इसी के अपोजिट में एक वर्ब होती है डिनाई, जिसका मतलब होता है कि पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उनके लिए मना कर देना। और डिनाई के साथ में सामान्यतः जीरन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई डिनाइड गोइंग देयर बट आई रिफ्यूज्ड टू गो देयर। तो रिफ्यूज के साथ में इन्फिनेटिव और डिनाई के साथ में जीरन, ठीक है। सो कंसीडर, कंसीडर एनीबडी एल्स सजेशन। अब देखो जैसे ही आप देखेंगे एनीबडी एक प्रोनाउन है, एल्स आ गया बीच में, और सजेशन आपका नाउन है। क्या नाउन प्रोनाउन लगातार लिख सकते हो? आप कहोगे नहीं। किसी और का सजेशन, अगर किसी और के सजेशन की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ एनीबडी पे तो नहीं लगा पाएंगे। जब भी देखो नॉर्मली ये जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं इन पे हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर साथ में एल्स आ रखा हो तो हम एल्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो एनी बड़ी एल्स इज सजेशन, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही बनेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे आगे। और भाई आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं आपको, अगर आपने अब तक इस चैनल पे जो एक वीडियो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0 अगर आपने नहीं देखी है ना मेरे भाई, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी 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 नाइस। कोई चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है, जो बहुत शानदार है, जो बहुत गजब की है, ऐसा आप मिस कर रहे हो। सो मतलब यू शुड वॉच इट, आपको ये देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, मतलब बढ़िया, मस्त, मजा आएगा आपको देखने में, है ना। आ जाओ भाई, अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रेलिक्स का सिनोनिम पूछा है भाई। रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष जो होते हैं किसी चीज के। मॉडिफाई करने का मतलब होता है पेसिफाई करना, तो पेसिफाइड यानी मॉडिफाइड, किसी चीज को कम कर दिया गया, ये नहीं बनेगा। बेडिनेज तो बेंटर होता है, ये भी नहीं बनेगा। वेस्टेज कह सकते हैं, रेलिक्स भी एक तरीके से जो पुराने चीज के कोई अवशेष हैं, और वेस्टेज भी जो चीजें बच जाती हैं, तो दिस इज पॉसिबल। डिप्रीव करना किसी को, तो ये बेसिकली किसी से कुछ अधिकार वगैरह छीन लेना, तो वेस्टेज आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप देख भी सकते हैं, मॉलिफाई का मतलब ही होता है मेरे भाई पेसिफाई करना, काम करना, सूद करना, तो वहीं की इसी की ये पार्टिसिपल फॉर्म है। सो पेसिफाइड, अपीज्ड, प्लेकेटेड, सूद्ड, ठीक है। इसके अलावा बेडिनेज तो आप जानते हैं, बेंटर, जेस्टिंग, टीजिंग, रिपार्टी, रिवार्टी का मतलब ही होता है क्लेवर रिटॉर्ट जो आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा वेस्टेजेस का मतलब क्या है? रेमेनेंट्स हो गए, ट्रेसेस हो गए, रिमेन्स हो गए, रेलिक्स हो गए, ठीक है। और डिप्राइव करने का मतलब क्या होता है? डिस्पजेस करना, स्ट्रिप करना, डिनाई कर देना, रॉब, किसी से कुछ छीन लेना, ठीक है। आगे अगला आपका द डिटेक्टिव वर्कड टायरलेसली टू थ्वार्ट द प्लान्स ऑफ द नोटोरियस थीफ। अब थ्वार्ट करने का मतलब है बाधा डालना, इसका एंटोनिम पूछा है। सो इम्पीड तो इसका सिनोनिम बनेगा, ठीक है। फॉइल करना भी इसका सिनोनिम ही बनेगा। ब्लंडर करना भी एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है, तो असिस्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। सो एक बार देख लेना एक बार, ठीक है। सो ये सारे वर्ड्स हैं आपके। इम्पीड करना, इम्पीड का मतलब ये स्लो, मतलब बाधा डालना बीच में, टू स्लो डाउन, और ऑब्स्ट्रक्ट तो हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हैम्पर करना, ब्लॉक करना, ठीक है। फॉइल करने का मतलब भी भैया सिनोनिम बनेगा, थॉट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, डिफीट हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ब्लंडर बेसिकली कोई बड़ी गलती जो होती है, ठीक है, एरर, स्लिप, मिस्टेक, गैफ, ठीक है। असिस्ट करने का मतलब होता है मदद करना, तो एड करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, ये इसके सब सिनोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है। एक बार हिंदी मीनिंग भी दे रखा है, देख लेना आप लोग। आगे देखेंगे,
वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वंस ओपिनियंस एंड नेवर ब्लेम। देखो वन सब्जेक्ट है, जब भी अगर वन सब्जेक्ट है तो इसके लिए जैसे पजेसिव केस क्या है, वंस आएगा। आगे हम कह रहे हैं कि हर मतलब व्यक्ति को अपने ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ये है और खुद का सेंस है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वन के हिसाब से आएगा, तो ये नहीं आएगा, वन सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव है। एवरीवन तो बात ही अलग हो जाएगी कि औरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हम अपने आप को ब्लेम करने की कह रहे हैं। वन आपका ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका यूज किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड, देखो फ्लॉ का मतलब होता है कोई गलती कमी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव विज्ञानी होता है, बिल्कुल सही है। थियोलॉजी का मतलब क्या है, जो धर्म शास्त्र होता है ना, जो धर्म का अध्ययन होता है उसको बोल देते हैं थियोलॉजी। और एपोस्टेट का मतलब होता है जो धर्म को त्याग कर देता है। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये बहुत सिंपल इडियम है। जैसे पुराने टाइम पे क्या लाइट वगैरह नहीं थी ना, तो लोग दिया लैंप जला के लेट नाइट तक जब पढ़ते थे या काम करते थे तो बेसिकली वो ऑयल जलता था उसमें, जो कैरोसिन ऑयल होता था, मिट्टी का ऑयल वो। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब वो है कि लेट नाइट तक काम करना है, पढ़ाई करना। सो टू बी वर्किंग अंटिल लेट नाइट सही बात है। इग्नोर समवन नहीं होगा, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, टू डिसाइड टू अचीव समथिंग नहीं होगा। आगे देखेंगे, ऑफ और पर्टेनिंग टू कैटल। देखो पैकेंट तो बेसिकली जो मूर्ख आदमी, पागल आदमी के लिए कई बार बोल देते हैं, गरीब के लिए भी यूज कर लेते हैं कई बार। क्रू तो जो जहाज वगैरह पे होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं। बोबाइन रिलेटेड टू काव होता है, काव कैटल इससे चल जाएगा। और पॉलीपैड आपका बेसिकली जो मल्टीपैड वाले जानवर होते हैं, एक बार देख लेना। पैकेंट तो आप कह सकते हैं गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग और सिन, यानी पापी कह सकते हैं एग्जैक्टली। अगर आप कहें गरीब तो नहीं, गरीब के लिए नहीं चलेगा, लेकिन हाँ पापी कह सकते हैं एग्जैक्टली। तो सिनफुल कह सकते हैं, गिल्टी कह सकते हैं, एरिंग कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कल्पेबल कह सकते हैं, जो पापी हो, जो दोषी हो, जो मूर्ख आदमी हो, धूर्त आदमी हो, उसके लिए भी यूज हो जाता है कई बार, है ना पैकेंट। आगे क्रू तो वही है, टीम, स्टाफ, गैंग, स्क्वाड, जो खास करके जहाज वगैरह पे होता है ना वही। ठीक है, बोवाइन तो रिलेटेड टू का होता है। कई बार बोवाइन को यूज कर लेते हैं डल के सेंस में, ठीक है, जो थोड़ा सा मूर्ख हो, स्लो विटेड हो, उस सेंस में भी। और पॉलीपेड तो मल्टीपल पेड्स जिसके होते हैं, बहुपात जीवी जो होते हैं वो। आगे देख लेते हैं भाई, PQRS का क्वेश्चन है आपका, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। कॉन्सिक्वेंटली से शुरू होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, तो ए से अगर कोई ऑप्शन होता है तो उसको हटा देते हैं। दिस रैपिड एवोल्यूशन से भी नहीं शुरू हो सकता है, तो आप कहोगे सर बी वाला भी खत्म हो जाएगा। तो दिस रैपिड एवोल्यूशन आपका। आगे सी देखेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर अंडरगोइंग प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं जो दुनिया में, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आगे ट्रेडिशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वर नॉट डिजाइंड फॉर सच डायनामिक इन्वायरमेंट्स। अब आप पाओगे कि देखो सी से शुरू हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डी से नहीं होना चाहिए। डी में तो मतलब ये दे रखा है ना, सच डायनामिक इन्वायरमेंट, सच यानी कि कौन से डायनामिक, इससे पहले कोई ना कोई बात करी होगी, तो डी से स्टार्ट नहीं होगा। अब अनफॉर्चुनेटली सी बी डी ए दोनों में ही दे रखा है। मुझे लगता है इनमें से एक ऑप्शन जो है वो इनको शायद ये बनाना चाहिए था, सी डी बी ए। एक ये ऑप्शन होना चाहिए था, एक सी बी डी ए होना चाहिए था। तो देख लेते हैं दोनों में से कौन सा बनेगा, हम अपना अलग मान लेते हैं। अब इन्होंने जैसे भी गलत बना दिया है, जैसे भी है, एक बार देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वर नॉट डिजाइंड फॉर सच डायनामिक इन्वायरमेंट्स। अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो है कि ए लास्ट में है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी आए थे कि ए सब में ही लास्ट में है। तो अब हमें देख लेना चाहिए कि सी बी डी ए आएगा या सी डी बी ए आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर अंडरगोइंग प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आपको ना कोई लिंक ना मिले तो आप ना, जैसे हमें पता है ए लास्ट में है और सी स्टार्टिंग में, ए में पॉलिसी मेकर्स की बात है और सी में फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात है, तो ये देख लो कि डी और बी में से कौन सा किससे रिलेटेड है। देखो बी में इवोल्यूशन की बात है, यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इवोल्यूशन है, ड्रिवन बाय एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स। लग रहा है जैसे सी और बी एक साथ होने चाहिए। ठीक है, आगे ट्रेडिशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। अब देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स, आपको नहीं लगता एक ही होगा? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कौन बनाता है? पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं। यानी कि यहाँ से मैं पक्का कह सकता हूँ कि ए के जस्ट पहले डी आ सकता है, ना कि बी। तो हम कहेंगे कि सी बी डी ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये ए वाला भी हो सकता था, बी वाला भी हो सकता था। अब आप देख लेना जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में सही मिलता है। दे आर प्रिपेयरिंग द न्यू ब्रोशर फॉर द अपकमिंग इवेंट। ये वॉइस चेंज करने का क्वेश्चन है। आर प्रिपेयरिंग है तो इज एम आर के साथ में बीइंग आना चाहिए। यहाँ पे देखो वॉज कर दिया, यहाँ पे हैज दिख कर दिया, यहाँ पे बीइंग नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। सी साउटेड एंग्रीली लीव दिस प्लेस इमीडिएटली एंड नेवर कम बैक। सी साउटेड एंग्रीली, टू प्लस V1 होता है, ना कि टू लीविंग।
टू लीव हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। सी साउटेड एंग्रीली दैट यू शुड लीव दिस प्लेस इमीडिएटली एंड नेवर कम बैक। ये देखो शुड वाला साउट के साथ में नहीं आना चाहिए, आता है जनरली इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर हमें प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। आगे डी ऑप्शन में भी टू लीव है। अब इन दोनों को हमें एक बार कंपेयर कर लेना चाहिए कि बी और डी में से कौन सा होगा। दैट प्लेस इमीडिएटली, तो देखो एक तो इसमें दिस प्लेस कर रखा है इसलिए भी ये गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रख लेंगे, है ना। यहाँ पे भी दैट प्लेस है और यहाँ पे भी दैट प्लेस है। अब ये जो डिफरेंस है ना वो ये है कि यहाँ पे टू गायब है, यहाँ पे टू है, क्योंकि नेवर और इसके पहले आपको पता है ना कि अगर टू गायब कर देते तो हम मान के चलते टू कॉमन है, टू कॉमन है यानी कि टू को हम यहाँ मान लेते, तभी तो कॉमन हो सकता है भाई, एंड के साथ में तभी तो कॉमन मानते। तो आप कहोगे सर ये तो मान ही नहीं सकते, क्यों? टू के और V1 के बीच में नेगेटिव वो नहीं आते हैं, बीच में से कुछ कॉमन मान नहीं सकते थे। इसका मतलब है कि यहाँ पे टू का लगना जरूरी है, जिससे कि ये क्लियर कट पता चल पाए कि नेवर जो है वो टू से पहले आएगा ना कि बाद में। इसका मतलब है ये वाला नहीं, कौन सा आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब ये आपका एक क्लोज टेस्ट है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। देखो द जनरेशन गैप, ये सब्जेक्ट है, हैज़ वाइडन्ड इन रिसेंट डिकेड्स। ये जो गैप है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन रिसेंट डिकेड्स। पिछले कुछ डिकेड्स में ये जो जनरेशन के बीच का गैप है ये काफ़ी वाइडन हो गया है। क्यों वाइडन हो गया? एज क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज रीसेप्स कम्युनिकेशन, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है ये रीसेप करता है कम्युनिकेशन को। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कम्युनिकेशंस को, इसके अलावा वैल्यूज को एंड वर्क प्लेस कल्चर को भी, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं इसके। यंगर जनरेशंस ऑफन प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्पज। यंगर जनरेशंस जो है अक्सर करके प्रायोरिटाइज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और पर्पज को। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़ रखे हैं। वेयर एज कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। जो ओल्डर जनरेशंस हैं टेंड टू, उनकी टेंडेंसी ये होती है टेंड के साथ फिक्स्ड, मतलब टेंड के साथ में वैसे प्रपोजिशन भी आती है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है। टेंड टू एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं किसको? स्टेबिलिटी एंड हायरार्की। जो हायरार्की और स्टेबिलिटी को एम्फेसाइज करते हैं ओल्डर जनरेशंस। यंगर जनरेशंस में ये है कि भैया फ्लेक्सिबिलिटी हो, यार जो काम है वो काम करवाओ, घर जाने दो। ओल्डर जनरेशन कहते हैं कि अगर ऑफिस का टाइम 9 से 7 है तो 9 से 7 रुको, चाहे काम है चाहे नहीं है। तो थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है इसमें, है ना। दिस डाइवर्जेंस, ये जो डाइवर्जेंस है, हैज समटाइम्स डैश म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग रेदर देन कोऑपरेशन। तो ये जो डाइवर्जेंस है इसके लिए हमें कुछ नेगेटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या कर रही है? एलिविएट कर रही है, नहीं, ये तो पॉजिटिव मीनिंग दे देगा। एग्जैसरबेट करने का मतलब है बढ़ाना चढ़ाना किसी खराब चीज को, बन सकता है। न्यूट्रलाइज करना तो इसको पॉजिटिव बना देगा। रिकंसाइल करना भी पॉजिटिव बना देगा, तो नहीं बनेगा, आगे देखेंगे, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग रेदर देन कॉपरेशन। मोर ओवर, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? ये आपका एक क्या बोलते हैं इसको? कंजंक्टिव एडवर्ब बोला जाता है, ठीक है। इनको कनेक्टर्स का ही पार्ट होते हैं ये भी। सो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, समटाइम्स आपका एडवर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब आपका आ जाएगी एग्जैसरबेटेड, उसका ऑब्जेक्ट है म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग। कंपैरिजन कराने के लिए रेदर देन आ गया है, और किससे कंपैरिजन है? कॉपरेशन से। वैसे कॉपरेशन के पहले अगर कोई हम वर्ब की फॉर्म भी लिख देते हैं ना तो और भी बेहतर स्ट्रक्चर हम बना पाते हैं यहाँ पे। मोर ओवर आपका आ गया है। इसके बाद रैपिड डिजिटलाइजेशन सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डैश ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इंटरेक्शन। अब जो रैपिड डिजिटलाइजेशन है उसने ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इंटरेक्शन को क्या किया होगा? मार्जिनलाइज करने का मतलब है किसी चीज को कॉर्नर कर देना, कह सकते हैं भाई। रैपिड डिजिटलाइजेशन ने जो पुराने तरीके थे बात करने के उनको साइड कर दिया है, कह सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल। प्रिजर्व करके रखा है, बिल्कुल भी नहीं। रिवाइटलाइज कर दिया, पुराने वालों को नहीं किया, नए तरीके बने हैं, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज करा है, नहीं किया है, तो आप आसानी से कह सकते हो मार्जिनलाइज करा है, ठीक है। कॉर्नर कर दिया, साइड कर दिया है, ठीक है। ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, लीविंग मैनी एल्डरली इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से देखो या तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे एंड लेफ्ट, मतलब हैज मार्जिनलाइज्ड एंड हैज लेफ्ट मैनी एल्डरली इंडिविजुअल्स। एंड हैज लेफ्ट ना लिख के रिड्यूस करके एक पार्टिसिपल फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। ये बाई लीविंग भी पढ़ सकते हैं, आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है यहाँ पे पार्टिसिपल जो होता है। बाई लीविंग मैनी एल्डरली इंडिविजुअल्स, कई सारे, जो एल्डरली का मतलब है जो थोड़े से एज वाले हैं, इंडिविजुअल्स फीलिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स, जो मेन स्ट्रीम चर्चा आज चलती है उससे वो अपने आप को एक्सक्लूडेड पाते हैं, ठीक है। आगे एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे हम ये भी कह सकते हैं स्टीरियोटाइप्स अबाउट यूथ, जो यूथ के बारे में स्टीरियोटाइप्स हैं, जो फिक्स्ड चीजें हैं, लोगों ने जो क्लीसे बना रखे हैं, ठीक है, कि ये क्या है? कि ये इररिस्पॉन्सिबल है, बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, और एल्डर्स बीइंग इनफ्लेक्सिबल, या फिर एल्डर्स के बारे में कह देते हैं कि ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि चलता है ना कि यूथ तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और जो एल्डर्स हैं वो इनफ्लेक्सिबल हैं, अपनी चीज़ों में मतलब बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, जमाने के साथ में बदल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बातें अक्सर करके सुनने को मिलती ही हैं, ठीक है।
ओनली डैश टेंशंस बिटवीन एज ग्रुप्स। अब इससे क्या है, टेंशन कम होगी या बढ़ेगी? आप कहोगे बढ़ेगी। डिस्पेल करने का मतलब हटाना होता है, नहीं बन सकता है। परपेचुएट करने का मतलब है इस टेंशन को आगे तक और बढ़ाना, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, मॉडरेट करना तो कम करना होगा, तो कम नहीं कर रहा है, और कंसील करना छुपाना होगा तो छुपा नहीं रहा है। ठीक है, बिटवीन एज ग्रुप्स स्कॉलर्स देयरफॉर, और इसीलिए जो स्कॉलर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग मस्ट बी डैश थ्रू इंटरजनरेशनल एंगेजमेंट। ये जो मीनिंगफुल डायलॉग है, डायलॉग यानी बातचीत, इसको बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए। देखो, फोर्सफुल नहीं करेंगे, जैसे आगे भी अगर सेंटेंस देखें ना, इंटरजनरेशनल एंगेजमेंट रेदर देन इम्पोज्ड, तो इम्पोज नहीं करना है भाई। तो इम्पोज नहीं करना है तो इन्फोर्स करने का तो सेंस ही नहीं है। कल्टीवेट कर सकते हैं, यानी किसी चीज को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, कल्टीवेट करना है, जैसे हमें खेती करते हैं ना वैसे ही। सस्पेंड तो बिल्कुल नहीं करना है, नेगेटिव सेंस देगा। डाइल्यूट भी नहीं करना है, तो आप आसानी से कह सकते हो कल्टीवेट करना है, क्योंकि हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे ओनली देन, और तब ही जाके, ओनली थ्रू टॉप डाउन डायरेक्टिव्स, ओनली देन तभी जाके कैन सोसाइटीज गार्ड। अब ये गार्ड के साथ तो अगेंस्ट आता है, ये तो मुझे लग रहा है 2-3 मॉक में आ गया। ठीक है, सो गार्ड अगेंस्ट डीपनिंग सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड फॉस्टर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये आपका था पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, और थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा ईजियर साइड पे था, और इसीलिए थोड़ा सा कम ड्यूरेशन में आपका कंप्लीट भी हो गया। मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि रिवीजन की चीज़ें इसमें बाकायदा मेंटेन करके चलें, लेकिन ठीक है। बाकी मेरे भाई, आप चाहें तो हमारा जो इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच है, आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच मिलता है। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा आप चाहेंगे कि अपडेटेड क्लासेज हैं। ठीक है, इसके अलावा टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, हर चैप्टर के मॉक हैं, हर चैप्टर के क्विज हैं, न्यू पैटर्न के मॉक टेस्ट हैं, डाउट सेशंस हैं, सब कुछ है। अगर यही चीज़ें आपको लाइव पढ़नी है तो ये लाइव बैच है 899 की फी में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने तो हमारे ऐप पे कॉम्बो बैच भी आता है, आप इससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भाई प्रैक्टिस करने के लिए इस टाइम पे आप अभ्यास्त्र किताब ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया किताब है, सॉलिड कंटेंट इसके अंदर मिलता है, सब कुछ बढ़िया है। बाकी क्रांति भी आप चेकआउट कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, रामबाण इसके लिए, और वोकैब के लिए वोकैब संजीवनी। सुबह डेली 9 बजे वोकैब की क्लास होती है, आप उसको फॉलो कीजिए, सिलेक्शन सीरीज को फॉलो कीजिए। बाकी मेरे भाई, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं वेरियस मीडियम्स के थ्रू। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।